20 वर्षीय युवक रहता था। दीपक के पिता भीखू और उसकी मां सुंदरी गांव के जमींदार चौधरी के खेतों में काम किया करते थे। एक दिन भीखू अपने माँ और पिता को खेत में खाना देने आया कि तभी जमींदार चौधरी उससे बोला, दीपक, जिस तरह से बड़ी फिक्र से तुम अपने माता पिता को खाना देने आते हो, इसी तरह काम में उनका हाथ भी बटा लिया करो। चौधरी साहब, मैं माँ और पिताजी की तरह खेतों में काम नहीं करूँगा। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं हमेशा से कुछ नया करना चाहता हूँ चौधरी साहब, जिससे मैं अधिक से अधिक धन कमा सकूँ। इसका मतलब तुम चोरी करना चाहते हो? नहीं चौधरी साहब, धन सिर्फ चोरी से नहीं बल्कि सूझबूझ और व्यापार से भी कमाया जा सकता है। इस बात को आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर दीपक वहां से चला गया और अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। शाम के समय उसकी माँ सुंदरी उससे बोली, बेटा दीपक, चौधरी साहब की बात का बुरा मत मान, मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। माँ, आप शायद चौधरी को नहीं जानती, वो सिर्फ इस गांव के लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है। तभी उसका पिता भीखू क्रोधित होकर दीपक से बोला, दीपक, मत भूलो कि हमारे घर की रोजी रोटी चौधरी साहब की वजह से ही चलती है भाई। नहीं पिताजी, हमारे घर की रोजी रोटी आपकी मेहनत के बलबूते चलती है। दीपक, तुम बात को समझते क्यों नहीं? दीपक, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे अब मेहनत से काम नहीं होता। ऐसा नहीं है माँ कि मैं आपका सहारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चौधरी की गुलामी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। मैं अपना खुद का व्यवसाय करूँगा। और तुम खुद का व्यापार कैसे करोगे? हैं? व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा। दीपक क्रोधित होकर खेतों की ओर चला गया, जहां पर उसकी प्रेमिका सीमा उसका इंतजार कर रही थी। आज जनाब का चेहरा कैसे लटका हुआ है? माँ और पिताजी को पता नहीं क्या हो गया छोटी, उन्हें चौधरी की चालाकी नजर ही नहीं आती। उसमें उनकी कोई गलती नहीं, हमारे गांव में वैसे भी काम की कमी है और चौधरी के खेतों में बहुत काम है, वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। सीमा, मेरे दादाजी ने चौधरी से कुछ रुपए का कर्ज लिया था और उसके बदले में उसने भारी ब्याज लगाकर उनसे उनकी जमीन छीन ली। मैंने सुना है दीपक कि वो जमीन बंजर पड़ी हुई है। तुम्हारे पिताजी तो उस जमीन को मनहूस मानते हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी वहीं से लापता हुए थे, जो आज तक नहीं मिले। एक दिन मैं अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूंगा। अगले दिन दीपक तैयार होकर अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसके घर के बाहर उसे मुखिया मिल गया। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो रतन? मैं जरा काम से शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। शहर में मेरा एक दोस्त रहता है जिसने मुझसे कहा है कि वो मुझे बैंक से लोन दिलवा देगा। अरे मुझे लगता है दीपक कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोन लेकर आखिर तुम क्या करोगे भाई? मैंने सोच लिया मुखिया जी, मैं अपने गांव में एक पिज्ज़ा की दुकान खोलूंगा। दीपक, गांव के लोग दाल चावल और समोसे खाना पसंद करते हैं, ये पिज्ज़ा विज्जा तो शहर के लोगों के चोचले होते हैं। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, अब गांव के लोगों की सोच भी बदलने लगी है और मुझे इसी सोच का फ़ायदा उठाकर अपने व्यापार को चमकाना है। अपने व्यापार को बाद में चमकाते रहना, पहले जाकर चौधरी से मिलाओ, चौधरी ने तुम्हें बुलाया है। दीपक सीधे चौधरी से मिलने चला गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया चौधरी साहब? देखो दीपक, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे माफ़ी तो मांगोगे नहीं। माफ़ी? लेकिन आखिर मैंने क्या किया है? कल तुमने मुझसे जिस अंदाज में बात की थी, तुम्हारा वो अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी की ज़मीन बेईमानी से हड़पी थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है चौधरी जी, इस बात पर तो मैं अभी भी कायम हूँ। तो उनका पोता होने के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम उस ज़मीन को उनका कर्ज चुकाकर वापस ले लो? चौधरी की बात सुनकर दीपक गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, पहली बार आपने सही बात की है, मैं बहुत जल्द अपने दादा की ज़मीन आपसे छुड़वा लूँगा। दीपक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने चौधरी से वादा किया है कि तुम अपने दादा की ज़मीन उससे छुड़वा लोगे? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वो ज़मीन मेरे और आपके पुरखों की है। बेवकूफ़, मनहूस ज़मीन की वजह से मेरे पिता पागल हो गए थे, जो वहीं से लापता हुए थे, जिनका आज तक कहीं पता नहीं चला। और वैसे भी वो ज़मीन बंजर है, तुम उसमें कुछ भी नहीं उगा पाओगे। बंजर है तो क्या हुआ पिताजी, मैं उस ज़मीन की छाती फाड़ कर उसमें अनाज उगाऊंगा, लेकिन वो ज़मीन वापस लेकर ज़रूर आऊँगा और एक दिन अपने दादाजी के लापता होने का रहस्य भी सुलझा कर रहूँगा। लेकिन तुम उस ज़मीन को छुड़ाओगे कैसे? तुम्हारे पास धन है क्या? मैं कल शहर जा रहा हूँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा की दुकान अपने गाँव में ही खोलने की बात कर रहा था,
लेकिन अब मैं शहर में ही कोई काम धंधा करके इतना धन कमा कर लाऊंगा कि मैं अपने दादा की ज़मीन चौधरी से वापस ले सकूं। अगले दिन दीपक शहर चला गया। शहर में उसका दोस्त मोंटी रहता था। दीपक, ये शहर है, तेरा गांव नहीं, समझा? यहाँ पर नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती और तुझे कोई काम धंधा नहीं आता, समझा? तो मुझे किसी भी तरह से बस कहीं पर काम पर लगवा दे। ठीक है, मेरे चाचा की बहुत बड़ी पिज्जा की दुकान है, मैं उनसे तेरी बात कर लेता हूँ, ठीक है? अगले दिन मोंटी दीपक को अपने चाचा की दुकान पर ले जाकर बोला, चाचा, ये दीपक है, मेरे गांव का दोस्त। ये आपकी पिज्जा की दुकान पर ना काम करना चाहता है। ये तुमने बहुत अच्छा किया मोंटी, जो तुम इसे यहाँ ले आए। वैसे भी एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी मुझे, और अगर इस देश में कहीं ईमानदारी बची है तो वो सिर्फ गांव में। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ चाचा जी। हाँ बोलो। मैंने शहर के कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन लिया था, मुझे उसकी फ़ीस भी चुकानी है। क्या मैं आपकी दुकान पर रात में रह सकता हूँ? मैं दिन भर काम करूँगा और रात में पढ़ाई करूँगा। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस दिन से दीपक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा और रात में किताबें खोलकर पढ़ता रहता। एक दिन दीपक मोंटी के चाचा से बोला, चाचा जी, आपकी पिज्ज़ा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या आप मुझे पिज्ज़ा बनाना सिखाएंगे? जिसमें सीखने की ललक होती है वही अपनी मंजिल को पाते हैं। मैं तुम्हें ज़रूर पिज्ज़ा बनाना सिखाऊंगा। दीपक कुछ ही दिनों में बेहतरीन पिज्ज़ा बनाने में निपुण हो गया। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठा हो गए थे। दीपक अपने दोस्त मोंटी से बोला, मोंटी, तुमने कहा था कि तुम मुझे बैंक से कुछ लोन भी दिलवा सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज ही बैंक से लोन दिलवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें महीने की इंस्टॉलमेंट ध्यान से जमा करनी होगी। मोंटी ने दीपक को बैंक से लोन दिलवा दिया। दीपक बैंक के पैसे और खुद के जमा किए हुए पैसे अपने गांव के चौधरी के पास ले जाकर बोला, ये लीजिए चौधरी साहब, मेरे दादा ने जो आपसे कर्जा लिया था ब्याज सहित वापस लौटा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरी ज़मीन के कागज़ वापस दे दीजिए। चौधरी ने मुस्कुराते हुए जमीन के कागज दीपक को वापस कर दिए। दीपक खुश होता हुआ वहां से चला गया। चौधरी का साथी संपत चौधरी से बोला, चौधरी साहब, आजकल के लड़के कितने मूर्ख होते हैं, ये मुझे आज पता चला है। अरे इस मूर्ख से पूछो कि बंजर जमीन पर ये आखिर करेगा क्या? उस जमीन को मैंने कई बार हटाने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं खरीदा। जब इस लड़के की बातें मैंने सुनी तो मैं समझ गया कि ये एक नंबर का मूर्ख है। घर जाकर वो कागज दीपक ने अपने पिता के हाथ पर रख दिए। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। जो पैसे तुमने मेहनत से कमाए, तुम उन पैसों से कोई और भी व्यापार कर सकते थे। आज भले ही आपको मुझ पर तरस आ रहा है पिताजी, मगर मुझे विश्वास है कि एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। दीपक के पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे। दीपक मुखिया के पास आकर बोला, मुखिया जी, आपकी बाजार में जो दुकान खाली पड़ी हुई है, क्या आप मुझे वो किराए पर उठा सकते हैं? उस दुकान पर तुम क्या करोगे भाई? मैंने शहर में बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाना सीखा है, मैं दुकान पर बैठकर पिज्ज़ा बनाऊंगा। अरे भाई, मेरी समझ में नहीं आता दीपक कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है? जब तुम्हें पिज्ज़ा ही बेचना था तो फिर तुम्हें बंजर जमीन लेने की क्या आवश्यकता थी, बताओ? लेकिन फिर भी तुम इतने बड़े मुंह से मुझसे दुकान मांगने आए हो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। भैया ले जाओ। दीपक उस दिन से मुखिया की दुकान पर मेहनत से पिज्जा बनाने लगा और अपने पिता से बोला, पिताजी, अब आपको चौधरी के खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। आज से आप दुकान पर बैठकर पिज्जा बेचेंगे। भीखू ने दीपक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से भीखू पिज्जा की दुकान पर बैठने लगा और दीपक बंजर खेत में जाकर जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसमें हल चलाने लगा, मगर दीपक के लाख कोशिश के बाद भी उस जमीन पर अनाज का एक दाना नहीं उगा। दीपक उदास होकर अपने खेत में बैठा ही था कि तभी भीखू वहां आकर बोला, अरे पकड़ो अपना पिज्जा। तुमने तो मेरा धोबी जैसा हाल किया है, जो ना घर का रहा ना घाट का। गांव में तुम्हारा बनाया हुआ पिज्जा कोई सूंघता तक नहीं, और ऊपर से बंजर जमीन पर हल चलाते चलाते तुम हाल से बेहाल हो गए हो। लगता है हमारी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। इतना बोलकर भीखू वहां से चला गया। समझ में नहीं आता कि इस जमीन पर फसल क्यों नहीं उग रही। मैंने नए जमाने की सारी तकनीक इस्तेमाल कर ली, इस जमीन में कुछ तो गड़बड़ है। तभी दीपक की नजर खड़े हुए एक गंदे और मैले बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। दीपक उस व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, कौन हो तुम? तुम्हें इस गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। वो व्यक्ति दीपक को गौर से देखता हुआ बोला, तुम जमुना दास के पोते मालूम होते हो? हाँ,
लेकिन आपको मेरे दादाजी का नाम कैसे पता, और आप मुझे कैसे जानते हैं? तुम्हारी शक्ल तुम्हारे दादा से जरूर मिलती है। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम इस जमीन पर हल चला रहे हो, मगर तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये जमीन फसल का एक दाना नहीं उगाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे दादाजी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और विज्ञान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने इस जमीन पर एक ऐसा प्रयोग किया था जिसका राज सिर्फ मैं जानता हूँ। मतलब ये जमीन बीजों को स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि फसल को ही स्वीकार करेगी। मैं आपकी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में ये पिज्जा है, तुम इस पिज्जा के टुकड़े करके इस जमीन पर बो दो और अगले दिन कमाल देखना। इतना कहकर व्यक्ति वहां से चला गया। दीपक अपने घर पर जाकर पूरी रात उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहा। वो व्यक्ति शक्ल से पागल तो नहीं लग रहा था, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो सच बोल रहा है। क्यों ना एक बार प्रयोग करके देखा जाए। दीपक उसी रात पिज्जा लेकर जमीन पर पहुंच गया और उसने पिज्जा के छोटे छोटे टुकड़े कर उस सारी जमीन पर बो दिए और फिर उस जमीन पर ट्यूबवेल के जरिए बहुत सारा पानी डालने लगा। दीपक पूरी रात मेहनत से काम करते करते वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चीखता हुआ बोला, अरे वाह, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे इस बंजर खेत में पिज्जा ही पिज्जा लहरा रहे। दीपक दौड़ता हुआ एक पिज्जा तोड़ते हुए बोला, अरे इसमें तो बिल्कुल ताजी ताजी महक आ रही है, मानो कि अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। इसका मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति सही बोल रहा था। दीपक दौड़ते हुए अपने पिता भीखू को बुला लाया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, देखा आपने पिताजी, दादाजी की जमीन को आप बंजर कह रहे थे, वो जमीन तो जादू ही निकली। पिताजी हमेशा कुछ खोए खोए से रहते थे और वो अपना ज़्यादातर समय इसी जमीन में ही बिताया करते थे। अब तुम क्या करोगे? मैं सारे पिज्जा को तोड़कर शहर में डिलीवरी करूंगा। पिताजी अब आप देखते जाइए कि आप पर धन की वर्षा कैसे होती है। दीपक और उसके पिता पूरे दिन पिज्जा को तोड़ते रहे। दीपक को सारा पिज्जा लेकर मोंटी के चाचा के पास चला गया। अरे इतने सारे पिज्जा एक ही रात में कैसे बना लिए भाई? ये तो ताज़ा है, किसी फैक्ट्री से सेटिंग हो गई है क्या? ऐसा ही समझो। लेकिन इतने सारे पिज्जा डिलीवर कैसे हो पाएंगे? मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। आप पिज्जा की कीमत आधी कर दीजिए और सारे शहर में आप माल सप्लाई करिए। बाद में अगर माल मेरे पास नहीं आया तो फिर मेरी तो दुकानदारी खराब हो जाएगी। चिंता मत कीजिए चाचा, अब से ये माल रोज आपके पास आता जाता रहेगा। कुछ ही दिनों में दीपक के ऊपर धन की वर्षा होने लगी। अब उसका मकान गांव में सबसे अच्छा बन गया था। दीपक ने एक कार भी खरीद ली थी और यही बात चौधरी को बर्दाश्त नहीं हुई। वो संपत से बोला, बरसों पहले मैंने दीपक के दादा की जमीन धोखे से इसलिए हड़पी थी कि मुझे भी शक था कि वो जमीन पर कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा चौधरी साहब, वो जमीन के कागज आपने अपनी मर्जी से दीपक को वापस कर दिए। ये कल का लौंडा अगर ऐसे ही तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव में चौधरी उसे कहा जाएगा और मुझे मूर्ख। तो अब आप क्या करेंगे? तुम मुझे शायद जानते नहीं हो संपत, मेरे सीने में बरसों पहले का राज आज भी दफन है। कल मैं दीपक के परिवार का किस्सा ही समाप्त कर दूंगा। चौधरी और संपत अगली रात दीपक के खेत में पहुंचे। दीपक अपने पिता और सीमा के साथ अपने खेत से पिज्जा तोड़ रहा था कि तभी चौधरी कड़कती आवाज में बोला, बस बहुत हो गया रतन, जितने तुमने ऐश के दिन काटने थे काट लिए। इतना बोलकर चौधरी ने पिस्तौल निकाल ली। ये क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? कहीं आपका इन सबकी हत्या करने का इरादा तो नहीं है? इरादा तो यही है मेरा। और दीपक की तरफ देखकर बोला, परसों पहले तुम्हारे दादाजी इसी जमीन से लापता हो गए थे। मैं बताता हूँ तुम्हें, वो लापता नहीं हुए थे, बल्कि मैंने उनकी हत्या की थी, क्योंकि मुझे शक था कि वो जमीन पर कुछ खास प्रयोग कर रहा था। मगर वो क्या कर रहा था ये मैं आज तक नहीं जान पाया। इस राज को सिर्फ उसका दोस्त जानता था, जिसे मैंने परसों ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। चौधरी ने इतना कहा ही था तभी उसके कानों में पीछे से उसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई जो कि पुलिस लेकर आया था। शायद तुम मुझे ही तलाश रहे थे।
बूढ़ा व्यक्ति दीपक की ओर देखकर बोला। चौधरी बिल्कुल सही कह रहा है दीपक, इसी ने तुम्हारे दादा की हत्या की थी। मैंने अपनी आंखों से इसे हत्या करते हुए देखा था। मैं जान बचाकर वहां से भाग गया था। मैंने ये बात जब भीखू को बतानी चाहिए, तब तक चौधरी ने भीखू को अपने विश्वास में ले लिया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें जमीन पर जूझते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम अपने दादा पर ही गए हो। पुलिस ने चौधरी और संपत को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बूढ़ा व्यक्ति दीपक की ओर देखकर बोला। अब मेरा जाने का समय हो गया है। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, बल्कि विदेश का रहने वाला हूँ। मैं इतने साल सिर्फ चौधरी पर नजर रखने के लिए ही यहाँ पर रुका हुआ था, ताकि वो तुम सबको कोई नुकसान न पहुँचा पाए। और मुझे अपने दोस्त के परिवार के किसी सदस्य को उसका राज भी बताना था। दीपक, तुम मेरे दोस्त के इस प्रयोग को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल मत करना, बल्कि देश के लिए भी इस्तेमाल करना। यही तुम्हारे दादाजी का सपना था। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। दीपक आज भी जादुई पिज्जा की खेती के साथ सभी गरीबों को